तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का, और इसमें आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस है। इसको हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। और जो भी आप लोग को आएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए कि जितना भी चीज़ें बताएंगे हम आप लोग के लिए बहुत ही परीक्षा के मकसद से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है, जैसे कि फिजिक्स का है, और फिजिक्स में आप लोग लगभग ये सब चीज़ें पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। तो जितना भी चीज़ें है आप लोग को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में जो है आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कह रहा है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। पहला क्वेश्चन था कि किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर होता है कि समतल दर्पण जो होता है उसमें क्या होता है कि केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल एवं उत्तल दर्पण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिए कि समतल दर्पण में कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका होता है आभासी और क्या होता है, आभासी और बराबर। क्या होता है, आभासी और बराबर होता है। तो इसका बिल्कुल आंसर कौन होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आपका बिल्कुल आंसर सही है, और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ऑप्शन सही है, आधी होती है। क्या होती है, आधी। और प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश जो तरंग है उदाहरण है किसका है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश जो तरंग उदाहरण है किसका है। तो यहाँ पर दिया है कि पहला ऑप्शन है कि ध्वनि तरंग का, बी है विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी है पराबैंगनी तरंग का, और डी है पराश्रव्य तरंग का। तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है। बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें दिया है कि दर्पण सूत्र है। इसमें बताइए आप लोग देखकर कि दर्पण सूत्र कौन है। तो आप लोग के लिए दर्पण सूत्र आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, और नहीं भी पता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है 1/v + 1/u = 1/f होता है। ये आता है क्वेश्चन, इसको अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया है कि गोलीय दर्पण में, क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। आप लोगों को पता भी होगा क्या होता है कि ए बराबर, यहाँ पर दिया है कि ए बराबर r/2। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता हो कि फोकस जो होता है ए बराबर r/2 होता है ना। जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर r/2 बिल्कुल आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है कि कैसा होगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो, ऋणात्मक यहाँ पर ध्यान देंगे कि ऋणात्मक कहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है उल्टा होगा, बी में दिया है सीधा होगा, और सी में दिया है सीधा हो सकता है और उल्टा भी, ठीक है। और डी में है कि इनमें सभी गलत हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारे हिसाब से आंसर
ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उल्टा होगा। इसका जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप लोग अच्छा से ध्यान से इसको देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, 8 नंबर क्वेश्चन जो है दिया है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, सोलर कुकर में व्यवहार के रूप में किया जाता है कौन सा दर्पण। इनमें से जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है कौन सा दर्पण। तो सोलर कुकर में कौन सा किया जाता है, आपका बिल्कुल आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, अवतल। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है, यानी मोटर चालक के सामने जो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को भली भांति सभी लोग इसको जानते होंगे और इसका बिल्कुल आंसर सही है, उत्तल। उत्तल जो दर्पण है इसका प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल। कौन होगा, अवतल। उसका जो परावर्तक सतह का जो होता है अवतल दर्पण की तरह होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की जो किरणें होती है गमन करती है। तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश जो गमन करती है क्या सीधी रेखा में गमन करती है या टेढ़ी रेखा में करती है, किसी भी दिशा में या उपयुक्त सभी। तो आप लोगों के दिमाग में तो आंसर बिल्कुल आ गया होगा और आप लोग का जो दिमाग कह रहा है वही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी सीधा रेखा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो बबुआ आप लोगों को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों कितने हैं बच्चों, कितने हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2। तो इसका बिल्कुल आंसर सही कौन होगा, 2। ठीक है, इसका आंसर कौन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप सी जो था पेपर था उसमें आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग बढ़िया से फिर से देखेंगे। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर ए है समतल, बी है अवतल और सी है उत्तल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर तो पता है कि जो इसका आंसर होगा क्या होगा बाबू, अवतल। क्या होगा, अवतल दर्पण में जो होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है, कैसे बनता है, इसको बताना है आप लोगों को। तो इसमें क्या है कि पहला दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बी में दिया है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सी में दिया है ए और बी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है कि समतल दर्पण में तो बाबू आप लोगों को पता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है और आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को पता होगा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग जाते हैं सैलून में, दाढ़ी में चाहे दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारा प्रतिबिंब लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है सॉरी। तो उसमें जो दर्पण होता है वो दर्पण होता है अवतल। कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के जो नियम है उससे क्या होता है कि कह रहा है कि उससे क्या होता है कि निर्धारित होता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन से अब ऑप्शन में देखिए क्या दिया है कि
क्या हो सकता है, इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कह रहा है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम से आप लोग तो पहले ऑप्शन पर देख सकते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है क्या है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, क्योंकि नियम में बोला गया है प्रिय मित्रों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से आप लोग देखिएगा। दिया है कि दंत विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं कि वो मतलब अपना मरीज को दांतों का करने के लिए, दवा करने के लिए दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दांतों को देखने के लिए क्या करता है कि अपने ललाट पर क्या करता है कि वहाँ पर प्रतिबिंब ऐसे लाइट भी जला लेता है ना, तो उसमें प्रतिबिंब भी लगा रहता है। भाई लगेगा तब भी तो सामने जाएगा प्रकाश, तो उसमें दिखाई देगा, ऐसे तो आँख से दिख नहीं सकता है, लाइट जाएगा तो लाइट के बिना तो देख नहीं सकते हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 17 का आंसर जो है यहाँ पर ध्यान से आप लोग भी बता सकते हैं। तो इसमें कौन होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार जो सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो क्या होता है। तो इसका आंसर है, बिल्कुल आंसर सही है, वक्रता त्रिज्या, आप लोग भी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। अब देखिए ये तो गजब का क्वेश्चन आ गया भाई, कि एक उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पूछ रहा है कि जो होता है इसका प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो हमेशा इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, काल्पनिक और क्या होती है, आश्रित। ठीक है, काल्पनिक और आश्रित होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग अच्छे से ध्यान से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। माने वैसा पदार्थ जो होता है कि जो प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कह रहा है पारदर्शी, दूसरा में अपारदर्शी, तीसरा में प्रभासी, और डी में है बटर पेपर। ठीक है, तो इसमें से बताना है हमें कि कौन से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, इनमें से कौन से। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर से भी बता सकते हैं, आप लोगों को पता ही है कि जिससे पार कर जाता है प्रकाश, आसानी से पार कर जाता है, उसे क्या करते हैं, पारदर्शी। ठीक है, जिससे पार पूरा नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी, और जिससे थोड़ा मात्रा में क्या करेगा जो प्रकाश होता है पार करता है उसको पारभासी बोलते हैं। तो इसी तरह से आप लोग ऑप्शन से भी देखकर बता सकते हैं कि क्या कहा जाता है। तो हमारे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी पारदर्शी पदार्थ कहे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि हमारी आँखों जो देख सकती है वे वस्तुएं हैं, जो हमारी आँख देख सकती है, जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। हम लोग जो भी देखते हैं, ठीक है, वो वस्तु को हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है दीप्त, बी में है प्रदीप्त, सी में है दीप्त या प्रदीप्त, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, दीप्त या प्रदीप्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ढंग से देखिए और इसको समझिए। फिर से क्वेश्चन को बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 22 है, 22 में आप लोग ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि इसमें से कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो वास्तविक और
उल्टा, वास्तविक और क्या होगी, उल्टा होगी। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे कि जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभवतः दर्पण है केवल कौन सा दर्पण होना चाहिए। कहने का इसका मतलब है कि आप दर्पण के सामने आप चाहे कितने भी दूर खड़े हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है कहीं भी रहिए, तो संभवतः दर्पण है। कौन सा दर्पण हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है केवल समतल, बी है केवल अवतल, और सी में है केवल उत्तल, और डी में है समतल या उत्तल। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 का आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर है इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग का जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा या वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी वस्तु कहाँ पर रखा गया है कि उसका प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है। तो देखिए इसका तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए, हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। जब यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो होगा, इसकी प्रकृति प्रतिबिंब की जो होगी आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक मिल सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक मिल सकता है, तो इसका आप लोग आंसर बताइए कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है अवतल दर्पण द्वारा होता है, अवतल दर्पण में ही ऐसा मिल सकता है, और जो ऑप्शन में दिए हैं इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 26 कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण जो होता है उसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है क्या होता है, ए में हमेशा सीधा, बी में हमेशा उल्टा, सी में सीधा और उल्टा भी, और डी में इनमें सभी गलत हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा, बिल्कुल आपका जवाब सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों बने रहिएगा, अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से इसको ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों और सहपाठियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ए में है फोकस पर, बी में है फोकस के अंदर, सी में है वक्रता केंद्र से परे, और डी में है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों। तो इसका आंसर होगा फोकस के अंदर। फोकस के क्या होगा, अंदर रखेंगे तो क्या होगा हमारा जो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 28, क्वेश्चन नंबर 28 प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि तरंग का, बी में है विद्युत चुंबकीय तरंग का, डी में है सी का है पराबैंगनिक तरंग का, और डी में है पराश्रव्य तरंग का। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, और इसका आंसर है आप लोग को भी पता है कि ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोगों को पता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा घुमा फिरा कर देता है कि दिमाग खराब हो जाता है। तो दिमाग को खराब नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम देना है और आगे चल के नौकरी भी करना है, तो दिमाग खराब नहीं कीजिएगा और इसका धड़क एकदम मार दीजिए। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड 29 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर भुलवाने के लिए भी दिया है बहुत सारा। 3×10⁸ बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं और लास्ट में याद नहीं रखते हैं, तो क्या होता है खेला ख हो जाता है और बोलते हैं कि बहुत हम मार के हैं अब सोचना है,
आके गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसको गलती नहीं करना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कभी कभी किलोमीटर में बदल देगा, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, किलोमीटर में बदलेगा तो 3 को इसमें से हट जाएगा, तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आधा होता है, औधा लिखा है, देख रहे हैं औधा लिखा है आधा। ठीक है, और सी में जो होता है उल्टा होता है, और डी में दिया तिरछा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन होगा, ए, यानी सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पहले समझिएगा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण से। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तल दर्पण में जो होता है, यानी सॉरी गड़बड़ हो गया, इसमें लग गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 31 था, इसमें लग गया। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में, तो बनता है अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयोगी फोकस संभव है केवल। संयोगी क्वेश्चन नंबर 32 जो है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो केवल किस में संभव है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण में संभव है, इसके अलावा और भी कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा, ठीक है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने, कोई भी दर्पण अपने से बोल रहा है कि निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रहने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। यानी कहने का मतलब अगर नज़दीक रखते हैं तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और दूर रखते हैं तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो वो दर्पण कौन सा हो सकता है, आप लोग ऑप्शन देखकर बताइए। ऑप्शन में ए में दिया है कि समतल दर्पण, बी में दिया है अवतल दर्पण, सी में दिया है उत्तल दर्पण, और डी में दिया है समतल दर्पण। तो आप लोगों का आंसर कौन होगा बबुआ, कौन हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी जो है अवतल दर्पण में ऐसा संभव है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। दिया है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि दिया है 34 नंबर क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण कौन सा होगा, इसमें हम लोगों को बताना है। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बोलिए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों का सही है। इसका आंसर होगा क्या होगा, कौन सा दर्पण होगा, इसका उत्तल दर्पण। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब होता है सदैव बनता है, मतलब किसके किसके बीच से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें ऑप्शन को चारों को ऑप्शन को देखिए और आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। ठीक है, तो आप इसका बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव तथा फोकस के बीच। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है, परावर्तित करे, अपवर्तित करे, या परावर्तित या अपवर्तित दोनों करे। तो देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तभी देख पाते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, और प्रकाश पड़ने के बाद उसके जो परावर्तित होता है प्रकाश, और परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम देख पाते हैं, नहीं तो बस की बात नहीं है।
अब बताइए, मान लीजिए सामने किसी को आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं का मतलब उस पर प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश जो पड़ रहा है उसके सामने से क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है और आपके आंखों तक पहुंच रहा है, तभी देख पा रहे हैं। और मान लीजिए आप देख रहे हैं पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर देख रहे हैं तो पश्चिम की ओर वाला चीज़ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देगा। जब उधर की ओर आँख कीजिएगा अपना तभी दिखाई देगा। तो इससे साबित क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु को आप देखते हैं तो उस पर प्रकाश पहले पड़ता है, पड़ने के बाद परावर्तित करता है, तभी उस पर आप लोग के आँख तक पहुँचता है, तभी देख पाते हैं, नहीं तो बस की बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी जो है सही होगा, यानी परावर्तित करे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है कि दिया है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, कि किस दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो यहाँ पर नहीं, इसमें दिया है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो इसका बिल्कुल आंसर सही है समतल दर्पण। समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, यानी अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद अब कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये तो प्रतिबिंब बोला मैं आप लोग पढ़ चुके हैं कि कहाँ से होती है, किसके समांतर होती है, तो प्रधान अक्ष के समांतर होती है। तो प्रधान अक्ष के समांतर होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो आप लोग खुद बताइए, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब जो होते हैं उसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं। भाई 40 नंबर क्वेश्चन की ओर करते हैं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर, ठीक है, दिया है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। परावर्तन कोण पूछ रहा है कि क्या होगा, तो परावर्तन कोण जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण दिया है, फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अब देख लीजिएगा धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या दिया है, क्या दिया है 32 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी बता रहा है। तो आप लोगों को पता है कि आधी होती है, आधी होती है, तो आधी होती है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा भाई, प्लस में होगा। तो इसका जो ऑप्शन में आप लोग देखकर बता सकते हैं कि इसका +16 कितना हो जाएगा, +16, ठीक है, +16 सेंटीमीटर। ठीक है, आधी ना होती है तो आधा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब आप लोग को पता ही है कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या इसका दोगुना हो जाएगा। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा बचवा, 40। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आंसर सही है। तो देखिए, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए और मस्त रहिए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, ओके बाय, थैंक्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए और अपने उज्जवल भविष्य बनाइए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।